गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में गद्य पढ़ेंगे। गद्य में क्या पढ़ेंगे? भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म स्थान है जीरादेई, छपरा, बिहार। बिहार के छपरा जिले में जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए सन 1962 ईस्वी में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए? सन 1962 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में ही इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया, यानी भारत रत्न सम्मान से इनको विभूषित किया गया 1962 ईस्वी में। और इन्होंने संपादन किया देश पत्रिका नाम की पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इनकी कृतियां हैं, जो मुख्य कृतियां हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन। ये इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है जो आपके लेसन में है भारतीय संस्कृति, उसको लिखा है। तो उस लेसन का, उस पाठ का जो सार क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति पाठ भाषण का एक अंश है। इसमें यह बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मणियों के एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। इसमें इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यही बताया है कि हमारा देश जो है काफी विशाल देश है, काफी बड़ा देश है। और यहाँ पर जो है जो विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। क्यों दर्शन होते हैं? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है एक कड़ी में, एक सूत्र में पिरोकर, एक श्रृंखला में पिरोकर रखने वाली भारतीय संस्कृति है, ठीक है बेटे। इस भारतीय संस्कृति में पाठ में जो मुख्य बिंदु आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि प्राकृतिक विभिन्नताएं, विभिन्न जातियां, धर्मावलंबी, संस्कृति का मूल आधार अहिंसा, सामूहिक चेतना ही देश का प्राण, विज्ञान की देन, सभी कलाओं का प्रदर्शन। अब इस जो भारतीय संस्कृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति ये यहाँ भारत का भ्रमण करे तो देखेगा कि वो एक जो है देश ना होकर, एक देश ना होकर बल्कि कई देशों का समूह है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये कहना है कि भारत देश का कोई व्यक्ति जो है भ्रमण करे तो वो ये देखेगा कि एक देश ना होकर कई देशों का समूह है। कई देशों का क्यों समूह है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। अब इन्होंने जो प्राकृतिक विभिन्नताओं की बात करी है, तो अगर सबको पता है कि भारत में हिमालय जो है पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत में उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण वो हमेशा बर्फ की पहाड़ियों से क्या करता रहता है, घिरा रहता है। वहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वो बहुत ठंडा प्रदेश होता है। हिमालय पर्वत के तो जो लगे हुए क्या है क्षेत्र है वो हमेशा ठंडे रहते हैं। अगर हम दूसरी और उधर बात करें किसकी, उत्तर भारत की बात करें, तो आप देखिए उत्तर भारत में देखिए आपका हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पे क्या है? हमारा प्रहरी के रूप में स्थित है, भारत के प्रहरी के रूप में स्थित है। अगर हम बात करें यही दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप देखो कन्याकुमारी को ले लो, है ना। आप देखो अरावली की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, है ना। ये सब क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत, सब जो है भारत के दक्षिण उसमें आते हैं।
दक्षिण की बात करें, अगर कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी की वहाँ की प्राकृतिक छटा वो आपको देखने में एकदम शोभनीय, इतनी बढ़िया लगती है कि लोग आंखों को से देखते ही रहना चाहते हैं, कभी वो अपनी आंखों को बंद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत जो है प्राकृतिक जो क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो खूबसूरती है, ठीक है, प्राकृतिक खूबसूरती को पूरी ओर से पूरा ढका हुआ है। चाहे हम उत्तर किसकी बात करें या हम दक्षिण की बात करें, वहीं पर वो बता रहे हैं कि देखो असम में जहां पर इतनी वर्षा होती है तो वहीं देशर में जगह पर वहां बिल्कुल वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये अपना प्राकृतिक जो क्या कहते हैं गुण है वो भारत लिए हुए है। इसी चीज को बताते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न जाति और धर्मावलंबी है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक जातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे कि उन्होंने एक कहावत भी बोला है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस में बदले वानी। जैसे कहावत भी है ना कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वानी। तो ये कहावत इसलिए कही गई कि जैसे आज जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग रह रहे हैं, लेकिन चार कोस मतलब थोड़ी सी दूर पर जाने पर आपको क्या होगा, वाणी बदल जाएगी, क्योंकि हर क्षेत्र के लोग अपनी भाषा और बोली को बोलते हैं। कहाँ पर? भारत जैसे देश में। भारत एक संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिल रहा है। क्यों अनुपम उदाहरण देखने को मिल रहा है? कि भारत एक विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मावलंबियों को मानने वाला देश है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, जैसे यहाँ पर आपको हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, कई प्रकार की जातियां। लेकिन इन बहुत सी जातियों की विशेषता है कि ये एक धागा में, एक माला में पिरोए हुए हैं, कभी इनकी अखंडता को खंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत की एक संस्कृति का एक ये मूल हिस्सा है। अगर भारत की संस्कृति का मूल हिस्सा नहीं तो आज भारत में क्या इतनी जो है अनेकता में एकता के दर्शन होते? नहीं होते। विभिन्नता में एकता के दर्शन होते? नहीं होते। इसी चीज को उन्होंने बताया है कि भारत में विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है, भारत में निर्मल, शुद्ध और शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में। क्यों तलाश में? क्योंकि हमारा जो है भारत देश प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा, एक अनुपम उदाहरण है। इस पे जो है एक बात जो है मैं आपको आगे बता देती हूँ कि एक चीज इन्होंने इकबाल ने बोला है, कवि इकबाल, सभी लोग जानते हैं कवि इकबाल को। एक बार इन्होंने बोला है कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये कवि इकबाल ने जो है भारत के ऊपर ये सब कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके बारे में उन्होंने भारत के बारे में बताया है। अब जहां पर क्या होता है कि विकास होता है, ठीक है, जहां पर विकास हो रहा है, भारत जैसे विकास इन देश में विकास हो रहा है, तो व्यक्ति क्या होता है, संघर्ष भी होता है, क्योंकि विकास और संघर्ष व्यक्ति के क्या है, सिक्के के दो पहलू है। जहां विकास होगा वहां संघर्ष होगा, जब संघर्ष होगा तभी हम उसको क्या करेंगे, एक विकसित रूप में अपने आप को सामने डाल सकेंगे। इसी चीज को बताने की कोशिश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की है। देखिए कि सबके विकास के पथ का, अगर हमारा विकास होगा तो उसके पथ के विकास का मूल आधार क्या है? अहिंसा है। संस्कृति का मूल आधार क्या है? अहिंसा है। अगर जो है हम संस्कृति का अपना विकास करना चाहते हैं तो हम अहिंसा को अपना के चलेंगे। जैसे कि हमारे भारत में गांधी जी ने अहिंसा के पथ को हमें दिखाया है, उसी में हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर है, ठीक है, अरविंद घोष है, जैसे महान जो है क्या है बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, जिन्होंने भारत को आगे ले जाने पर अपनी विशेष योग्यता, अपनी विशेष जो है भूमिका निभाई है। बहुत से बुद्धिजीवी हुए हैं जो कि हमें नामों, उनके नाम हमें उंगलियों में भी गिनाना चाहे तो हमें मुश्किल होता है, लेकिन हमारा भारत क्या है, बुद्धिजीवियों का वर्ग है, बुद्धिजीवी की बात है। तो वही चीज उन्होंने बता रहे हैं कि अगर हम जो है विकास चाहते हैं तो हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? अहिंसा है। अगर अहिंसा को हम लेके चलेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग है, ठीक है, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है, क्योंकि हम अहिंसा के मार्ग को तभी अपना सकते हैं अगर हम कोई चीज का त्याग करेंगे। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम अहिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। तो उसी चीज को कहा है कि अहिंसा का दूसरा मार्ग क्या है? त्याग है। और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। अगर हम हिंसा के पथ पर चलते हैं तो हिंसा क्यों करते हैं? स्वार्थ के बूते पे करते हैं कि हमारा स्वार्थ है इस चीज से। तो अगर हिंसा की बात की जाए तो हिंसा का दूसरा रूप
स्वास्थ्य, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग ही त्याग में ही पाया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमने जिस चीज को भोग किया है, भोग करने के बाद उसका हमने त्याग भी किया है, त्याग से और भोग की जो बीच का जो सफर है, उसी से हमने अपनी भारतीय संस्कृति को और ऊंचा उठाने की कोशिश की है। ये कौन बता रहा है? हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं। इसी चीज को उन्होंने आगे बताया है कि हमारी जो संस्कृति है उसका सामूहिक चेतना ही देश का प्राण है। क्यों सामूहिक चेतना देश का प्राण है? अगर हमारे पास एकता है, एकता के सूत्र में बने हैं, हम जागृत अवस्था में है, तो किसी भी चीज को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ऐसी ऐसा, हम ऐसा ऐसा क्रमवार कोई चीज कर सकते हैं। तो जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आएंगे तो हमारी संस्कृति क्या है, आगे और नहीं बढ़ सकती। लेकिन हम क्या है, जागृत अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में नहीं है, सोई हुई अवस्था नहीं है, हम हमेशा जागृत अवस्था में। अगर जागृत अवस्था में नहीं होते तो हमारी भारतीय संस्कृति का जो इतना ऊंचा शिखर है, उस ऊंचे शिखर को हम नहीं पा पाते। इसी चीज को वो आगे बता रहे हैं कि संस्कृति, हाँ, संस्कृति ही हमारे देश की जो है क्या है, प्राण है। हमारे देश का प्राण क्या है? संस्कृति है। अब इन्होंने दूसरी चीज को बता दिया है कि विज्ञान की देन आज हमारा भारतवर्ष विज्ञान के हाथों बहुत ही अधिक तरक्की कर चुका है। वो बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक है, विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। क्यों अद्भुत? और अद्भुत मतलब निराली, अनोखी, ठीक है, शक्ति दे रहा है। विज्ञान की तरफ आज हमारे भारत ने बहुत तरक्की कर ली। ये तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भारतीय संस्कृति का जो आपका ये चैप्टर बनाया, जब लिखा उन्होंने, ये भारतीय संस्कृति के ऊपर जो उन्होंने भाषण दिया उसका एक अंश है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बात की जाए विज्ञान की, तो आज भारत ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। उसी चीज को हम आगे बताते हुए बता रहे हैं कि अहिंसात्मक भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और भोग वासना को हमें दबा के रखना चाहिए। जब हम अहिंसात्मक भावना को अपना क्या करेंगे, बढ़ा के रखेंगे और भोग की भावना को दबा के रखेंगे, तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या करेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, निरंतर एक नवीन दिशा की ओर बढ़ती चली जाएगी। उसी चीज को वो आगे बता रहे हैं कि अगर हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो चाहे विभिन्न जाति के लोग हो या विभिन्न धर्म के लोग हो या विभिन्न भाषा के लोग हो, हमको एकता के सूत्र में बंधे हुए क्रमवार बनते हुए चले आए हैं और उसी क्रमवार बढ़ते हुए चलते हुए हमने ये अपनी अपनी सामूहिक चेतना जागृत अवस्था में रखी है, जो कि वर्तमान में विज्ञान के रूप में हमारे सामने आती है। अब लास्ट में आखिरी में आता है सभी कलाओं का प्रदर्शन। जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उन सभी विषयों पर ये हमारा ध्यान दिलाता है। कैसे कलाओं का प्रदर्शन? कि गान, नृत्य, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि जो है हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। ठीक है, हमें क्यों एकता के सूत्र में बांधे? जैसे हमारा गान है, गान चाहे वो आप देशभक्ति को उसका ले लीजिए, किसी भी बात पर ले लीजिए, हमारा गान है, हमारी चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, जो कि हमारे पूरे विश्व में चित्रकला के और स्थापत्य कला हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी बात वो कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि शाहजहां ने जो ताजमहल का जब निर्माण कराया था, तो उसके बाद उन्होंने एक चीज लिखवा रखी थी कि शाहजहां ने भवन में जब निर्माण कराया था, एक भवन का निर्माण कराने पर उन्होंने एक चीज लिख रखी थी, घर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। घर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसमें ये बात बताई जा रही है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, यह सपना तभी सत्य होगा, सच होगा, जब पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब हमारे देश में अहिंसा, सत्य और त्याग की भावना परचम लहराएगी। जब अहिंसा, सत्य और त्याग की भावना, तीनों की भावना एक सूत्र में पिरोकर जब ये कार्य करेगी, तो हमारा दिशा, हमारा भारतीय संस्कृति अपने ऊंचे शिखर को प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने उसमें बताने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति में हमको देखना है तो विभिन्न प्राकृतिक विभिन्नताएं देखनी है,
जो कि हमारे भारत देश में पूरे से भरी हुई है। विभिन्न जातियां देखनी है, विभिन्न जातियों के साथ विभिन्न धर्मावलंबी लोग देखने हैं। संस्कृति को अगर मूल आधार लेके बात करनी है तो अहिंसा की बात करनी है। सामूहिक चेतना ही देश का प्राण है। इसी पर और विज्ञान की देन है, सभी कलाओं का प्रदर्शन है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि एक चीज पर यहाँ पर श्रुति ने में कहा गया है कि तेन तक तेन भुजता, ठीक है, त्याग की जो बात की गई है, तेन तक तेन भुजता, किसका त्याग करो। अगर हमारे अंदर त्याग की भावना है, हम त्याग तभी कर सकते हैं, हम अहिंसा के पथ पर तभी चल सकते हैं जब हमारे अंदर त्याग की भावना हो। तो हमारे अंदर जब त्याग की भावना होगी तब हम अहिंसा के पथ पर अच्छे से चल देंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर भारतीय संस्कृति का जो एक अंश प्रस्तुत किया है, अपने इस अंश के माध्यम से जो भारत की प्राकृतिक संस्कृति है उसको अपने लेखनी के माध्यम से, अपने वक्ता के होने के नाते जो उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक अंश प्रस्तुत किया है वो एक अनूठा अंश है और इसके जितना भी वर्णन किया जाए वो बहुत ही कम है। तो मैं अब समझती हूँ कि जो ये भारतीय संस्कृति का अंश है, मैंने आपको कुछ शब्दों में समझाने की कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।